हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान का 8वां और आखिरी पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण, इन्वायरमेंट। इससे पहले हम 7वां पाठ आनुवंशिकता पढ़ चुके हैं। अब ये आखिरी पाठ पढ़ा जाएगा, हमारा पर्यावरण। तो पहले बात करते हैं पर्यावरण क्या चीज़ है। पर्यावरण से कहते हैं इन्वायरमेंट। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो दो शब्द बनते हैं, एक बनता है परि, एक बनता है आवरण। परि प्लस आवरण यानी हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही पर्यावरण है। क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, गैसें हैं। गैसों का एक आवरण है, एक चादर है, एक परत बिछी हुई है हर तरफ से, तो वो होता है पर्यावरण। परि चारों ओर, आवरण यानी चादर। तो हमारे चारों ओर जो गैसों की चादर है, जो गैसों का आवरण है, वही पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण में सबसे मुख्य बात जो हम करते हैं वो हम करते हैं वायुमंडल की, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। अब इसे जानते हैं, हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है, क्योंकि पर्यावरण का अंग वायुमंडल है। तो वायुमंडल में बहुत सी गैसें हैं। तो हम अगर वायुमंडल को कुछ इस पार्ट से डिवाइड करें ऐसे करके, तो इसमें जो गैसें हैं, सबसे जो अधिक मात्रा है वो है नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, जिसकी परसेंटेज है 78%। यानी पूरे वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं ऑक्सीजन गैस की। तो जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा है वो 21% है। फिर अगर हम बात करते हैं आर्गन की, तो जो आर्गन है, आर्गन की मात्रा है 0.93%, ये आर्गन है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.03%। और इसके बाद फिर कुछ अन्य गैसें आती हैं, अदर गैसें, जैसा कि अन्य गैसों में आ जाती है नियॉन और मेथेन, कुछ जलवाष्प आती है। तो जो अन्य गैसें आती हैं वो अन्य गैसें बाकी बचे हुए प्रतिशत में होती है। तो ये जो संरचना दिख रही है ये वायुमंडल की संरचना है, जिसमें नाइट्रोजन गैस 78% होती है, ऑक्सीजन गैस 21% होती है, आर्गन गैस 0.93% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% होती है। बाकी अन्य गैसें होती हैं जिनमें जलवाष्प, नियॉन, मेथेन आदि गैसें आती हैं। तो इन सबसे मिलकर हमारा वायुमंडल बना है, यानी हमारे चारों तरफ मतलब हम जो वायु ग्रहण करते हैं, जो हमारे पास वायु है, उस वायु में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती है, सबसे अधिक मात्रा तो नाइट्रोजन की होती है। हम जब सांस लेते हैं, हमारे शरीर में जो हवा जाती है उसमें भी अधिक मात्रा नाइट्रोजन की जाती है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन तो 21% होती है। जबकि हमें जरूरत ऑक्सीजन की है, लेकिन जाता क्या है, साथ में सब कुछ जाता है। तो ये पर्यावरण होता है, और इसी पर्यावरण के अंतर्गत आता है वायुमंडल। तो ये तो अध्याय का नाम था पर्यावरण। हमने पर्यावरण के बारे में जान लिया कि पर्यावरण क्या चीज है। हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण है वो पर्यावरण। अब हम इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। इसे मिटा देते हैं। तो टॉपिक है पारितंत्र। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी या फिर ये जो होती है विज्ञान की शाखा है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी थोड़ा स्याही का हम डाल लेते हैं, तब तक देखते रहते हैं इसके बारे में। पारिस्थितिकी को बता देते हैं क्या। देखिए, जो पारिस्थितिकी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, एक ऐसी शाखा है जीव विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को कहते हैं पारिस्थितिकी। यानी पारिस्थितिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ा जाता है। यानी उसमें हम जैविक घटक, अजैविक घटक, इन सब के बारे में विशेष रूप से चर्चा करते हैं।
तो वो होता है पारिस्थितिक तंत्र। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि एक तालाब है। अब तालाब में क्या है, मछली है और भी छोटे मोटे कीड़े हैं, तो उसमें हवा है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसका पीएच मान है, यानी उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि जैविक घटक भी है, अजैविक घटक भी है। तो जब जैविक घटक अजैविक घटक आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक पारितंत्र का निर्माण होता है। पारितंत्र का मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें जीवन संभव हो। तो पारिस्थितिकी समझ ही गए हैं, जीव विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र के बारे में पढ़ते हैं, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। वही विज्ञान की शाखा को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। हमें पढ़ना है पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिक तंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जीवन संभव हो। तो जिस भी तंत्र में जीवन संभव हो वही होता है पारितंत्र। जैसे जंगल, अब जंगल में पेड़ है, तो पेड़ क्या है, सजीव है, लेकिन वहां पर अन्य चीजें भी हैं, गैस है, मिट्टी है, जल है, ये सब क्या है, निर्जीव है। तो वहां पर भी सजीव निर्जीव दोनों तरह के घटक हैं। तो जब दो तरह के घटक मिल जाते हैं तो उन्हीं घटकों से पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए गांव, अब गांव में हम लोग रहते हैं, इंसान है, जानवर हैं, पक्षी भी हैं, ये सब तो क्या हो गए, सजीव घटक हो गए, जैविक घटक। लेकिन साथ में अब गांव में मिट्टी है, गोबर है, और फिर बहुत सारी चीजें, जैसे हवा है, पानी है, अन्य भी गैसें होती हैं, नमी है, शांता, पीएच, मतलब जब बहुत सारी निर्जीव चीजें होती हैं। तो जब सजीव और निर्जीव दोनों घटक आपस में मिल जाएं तो उससे जो निर्मित होता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। तो हमारा गांव भी एक पारितंत्र है, जंगल पारितंत्र है, खेत पारितंत्र है, नदी पारितंत्र है। तो ये सब के सब पारितंत्र होते हैं जिसमें जीवन संभव होता है। जैसे हम पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार की बात करें तो अब कई प्रकार होते हैं। जैसे स्थलीय पारितंत्र, अब स्थलीय पारितंत्र की बात करें, जमीन वाला स्थलीय पारितंत्र। एक होता है जलीय पारितंत्र, जो जल वाला होता है, जलीय पारितंत्र। स्थलीय में जैसे कि हमने बताया ना जंगल, अब जंगल क्या हो गया, ये स्थलीय पारितंत्र। फिर खेत, ये भी स्थलीय पारितंत्र। एक पहाड़, पहाड़ भी स्थलीय, जैसे मान ली पहाड़ है और उस पहाड़ पे वनस्पतियां, सिर्फ पहाड़ पत्थर वाला पहाड़ से मतलब नहीं है, उस पहाड़ पे अगर वनस्पतियां भी उगी हैं तब हम उसको पारितंत्र मानेंगे। सिर्फ पहाड़ को थोड़ी पारितंत्र बोलेंगे, मतलब वहां पे जीवन होना चाहिए। अब जैसे कि जंगल है, अब जंगल में पेड़ है, पेड़ क्या है, जैविक घटक। कुछ पशु पक्षी भी रहते हैं, वो जैविक घटक है। लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए जो आवश्यकताएं चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये सब क्या है, अजैविक घटक हो गया। अब जैसे खेत है, अब खेत, खेत क्या है, जैविक घटक। क्योंकि खेत में क्या होते हैं, फसल उगती है, तो फसल क्या होते हैं, जीव होते हैं, सजीव होते हैं। और निर्जीव में क्या हो गया, मिट्टी। अब मिट्टी में नमी होती है, उसकी शांता होती है, उसका पीएच मान होती है, उसमें वायु होती है, जल होता है। तो ये सब चीजें जो हैं अजैविक घटक। वैसे पहाड़ है, तो पहाड़ पर वनस्पतियां उग रही हैं, तो वनस्पतियां क्या है, जैविक घटक है। बाकी पहाड़ वाले पत्थर है तो वो अजैविक घटक है। उसमें भी हमने जो कारक बताए, जल, वायु, ये सब जो भी कारक होते हैं अजैविक घटक होते हैं। जैसे जलीय पारितंत्र में विशेष रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है जलीय में, यानी कि क्या बोलते हैं, प्योर वाटर। तो लवणीय जल होता है, एक लवणीय जल वाला, एक अलवणीय जल वाला। अलवणीय जल, लवणीय जल मतलब इसमें लवण की मात्रा हो। जैसे लवणीय जल क्या हुआ, समुद्र। अब समुद्र जो है वो लवणीय जल के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। अलवणीय में क्या आते हैं, जैसे तालाब, नदी, ये सब क्या है, अलवणीय जल के उदाहरण। अब समुद्र भी एक पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत ही बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि समुद्र में बहुत तरह के जीव रहते हैं। तो जीव होते हैं जैविक घटक
और उनको जीने के लिए जो चीजें चाहिए वो अजैविक घटक होते हैं। तो दोनों से मिलकर पाइतंत्र बनता है। तालाब भी पाइतंत्र, छोटा पाइतंत्र है, नदी तालाब से बड़ी और समुद्र सबसे बड़ी। तो ये जो पाइतंत्र है इन सब में क्या है, कॉमन बात ये है कि सब में जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पारितंत्र यानी पारिस्थितिक तंत्र समझ गए होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। कि पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जो जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है और इसमें जीवन संभव होता है। तो ये पारिस्थितिक तंत्र है। इसके हमने कुछ प्रकारों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की, क्योंकि घटक ही मुख्य बातें हैं। इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के घटक, पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के घटक, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, पारितंत्र के घटक। तो जैसे कि बताया है कि दो घटक होते हैं, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। तो जैविक घटक, तो जैविक घटक मतलब वे घटक जिनमें जीवन हो वो जैविक घटक कहलाते हैं, और वे घटक जिनमें जीवन ना हो वो अजैविक घटक कहलाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जैविक घटकों। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो जैविक घटक हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। एक है उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, दूसरे हैं उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, और तीसरे हैं जैव अपघटक मतलब कि बायोडिकम्पोजर। तो तीन तरह के होते हैं अपघटक। जैसे उत्पादक, उत्पादक का मतलब कि वे जैविक घटक जो भोजन का उत्पादन करते हैं, और सभी लोग जानते हैं कि भोजन का उत्पादन करने की क्षमता सिर्फ स्वपोषी जीवों में होती है, परपोषी में नहीं होती। तो स्वपोषी कौन होते हैं, हरे पौधे। तो जो हरे पौधे हैं ये क्या हैं, ये उत्पादक। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो रासायनिक संश्लेषण करते हैं, तो हम यहाँ पर उत्पादकों की बात कर रहे हैं। उत्पादक क्या है, वे जैविक घटक जो स्वयं ही भोजन को उत्पन्न कर सके वो उत्पादक कहलाते हैं। अब उपभोक्ता, उपभोक्ता क्या है, वे जैविक घटक हैं या फिर वे जीव हैं जो उत्पादकों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे उपभोक्ता को कई प्रकार से बांटते हैं, हम विशेष रूप से तीन प्रकार से दिखा दे रहे हैं, बाकी प्रकार तो बहुत होते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं। जैसे एक हम कर देते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर, फिर द्वितीयक उपभोक्ता सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर तृतीयक उपभोक्ता टर्सरी कंज्यूमर। तो तीन तरह के उपभोक्ता की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उदाहरण सहित कि उपभोक्ता है क्या। जैसे कि हमने कहा कि जो उत्पादक होते हैं वे पौधे, ऐसे पौधे हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो उत्पादक है, उत्पादन करते हैं। अब पौधों को खाते हैं। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता में जो लोग होते हैं वो होता है शाकाहारी, ये भी बात याद रखिए। अब उसके बाद ये तो कन्फर्म है शाकाहारी होते हैं, बाकी के जो होते हैं उसमें से कुछ शाकाहारी मांसाहारी भी होते हैं, कुछ सर्वाहारी भी होते हैं। तो जैसे कि उत्पाद हमने उदाहरण कह लिया कि उत्पादक कुछ मान लो घास, अब घास को खा रही टिड्डी या फिर घास को कोई और जीव खा रहा है, तो वो जीव क्या है, शाकाहारी। अब उस जीव को कोई दूसरा जीव खा ले रहा है, वो जीव क्या है, मांसाहारी। ठीक, अब इस जीव को कोई और खा ले रहा है तो वो क्या है, सर्वाहारी। तो जो सिर्फ शाकाहार करता है यानी कि सिर्फ साग सब्जियों खाता है वो शाकाहारी कहलाता है, जो सिर्फ मांस को खाता है वो मांसाहारी कहलाता है, जो सब कुछ खाता है वो सर्वाहारी। पर यहाँ पे खाता है और खा सकता है इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे कि अधिकतर लोग कहते हैं हम शाकाहारी हैं, कुछ नहीं खाते, पर कहने से मतलब नहीं है। जीव विज्ञान की श्रेणी में मनुष्य को सर्वाहारी में रखा गया है, यानी मनुष्य वो खाए चाहे ना खाए
पर मनुष्य सर्वाहारी होता है। रीजन क्या है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो उस प्रकार से बना है कि हम सब कुछ पचा सकते हैं, यानी हम शाकाहारी चीजों को भी पचा सकते हैं, मांसाहारी चीजों को भी पचा सकते हैं। अब खाएं ना खाएं वो तो अपनी इच्छा की बात होती है, तो इसलिए हम सर्वाहारी। पर जो मांसाहारी जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, ये जो क्या है जो मांसाहारी होते हैं, इनका जो पाचन तंत्र बना है वो विशेष रूप से मांसाहार के लिए ही बना है, यानी वो मांस को ही पचा सकते हैं। शाकाहारी भोजन को पचाना बहुत ही मुश्किल है उनके लिए। और जो शाकाहारी जीव होते हैं विशेष रूप से उनका जो पाचन तंत्र है वो शाकाहार के लिए ही उपयुक्त बना है, यानी वो शाकाहारी भोजन को ही पचा सकते हैं, मांसाहारी भोजन नहीं पचा पाए। तो यहाँ पर जो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी होते हैं वो हमारे पाचन तंत्र की क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, ना कि हमारी इच्छा के आधार पर। तो ये बात याद रखेंगे कि जो सिर्फ शाकाहार करता है, यानी जो शाकाहारी वस्तुओं को खा सकता है शाकाहारी, जो सिर्फ मांसाहारी वस्तुओं को पचा सकता है मांसाहारी, जो सब कुछ पचा सकता है वो सर्वाहारी। तो जैविक घटक में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। अब प्राथमिक उपभोक्ता की बात करते हैं, जैसे कि हमने बात कर लिया कि बकरी। अब बकरी उदाहरण ले लिया, प्राथमिक उपभोक्ता बकरी। अब बकरी क्या है, बकरी है शाकाहारी, क्योंकि ये क्या पौधों खा रही है। अब पौधों में मांस की मात्रा तो है नहीं, तो डायरेक्टली क्या है शाकाहार, यानी कि शाकाहारी चीज है। अब बकरी को मान लो खा लिया कि मनुष्य ने, सॉरी मनुष्य क्या होगा, हम बात कर लेते हैं कुत्ता की, इसमें उतार लेते हैं कुत्ता, या और कोई उदाहरण लेते शेर ले लेते हैं कि कुत्ता सब कुछ खा लेता है, विशेष रूप से शेर। अब शेर, अब शेर बकरी को खा गया, तो शेर ने किसको खाया, बकरी को। बकरी क्या है शाकाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो सीधे उत्पादकों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो कि प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी को खाते हैं। अब शेर क्या है, शाकाहारी खा रहा है, तो शुद्ध मांसाहारी। अब मान लीजिए कि शेर को मारकर मनुष्य खा गया, मनुष्य सर्वाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता इसमें क्या है, मनुष्य ने क्या खाया, शेर को। अब शेर का खाया मांस, तो शेर में मांस है, यानी मांसाहारी हो गया। और उससे पहले शेर ने किसको खाया था, बकरी को, जो कि थी शाकाहारी। यानी शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार की ऊर्जा इसके अंदर थी, और इस दोनों ऊर्जा को इसने खाया तो हो गया क्या, सर्वाहारी। क्योंकि इसके अंदर शेर की भी ऊर्जा आई और बकरी की भी ऊर्जा आई, और इसकी जो है पौधे की ऊर्जा तो आई है, यानी पौधे की ऊर्जा, शेर की ऊर्जा, बकरी की, सबकी ऊर्जा इसके अंदर आ गई। इसके अंदर मांस की भी ऊर्जा आई और पौधे की भी ऊर्जा आ गई। तो प्राथमिक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो उत्पादक का भक्षण करते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण करते हैं, ये मांसाहारी होते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण करते हैं, और ये सर्वाहारी होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि उपभोक्ता कौन होते हैं। अब हम बात करते हैं अपघटक। अब कोई भी जीव जब मर जाता है, चाहे वो पौधा हो चाहे जंतु हो, जब मर जाते हैं तो अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, ये सब क्या करते हैं, धीरे धीरे खा के खत्म कर देते हैं। विशेष रूप से बैक्टीरिया ने जीवाणु। तो जो जीवाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो अपघटक में आते हैं। जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद जो जीवाणु है हमको अंदर अंदर खा जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई हम प्लास्टिक वैसे कुछ दबा दे, तो जब भी खोदेंगे कितने भी साल बाद वैसे मिलेगी। लेकिन किसी इंसान को दबा दो, कुछ साल बाद खोदो तो हड्डी मिलेगी, मांस गायब। मांस कहाँ गई, मांस सड़ी क्यों, क्योंकि बैक्टीरिया उसको खा गए। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये जैव अपघटक होते हैं। फिर बैक्टीरिया जब मरते हैं तो बैक्टीरिया की ऊर्जा चली जाती है कहाँ पे, वायुमंडल में। वायुमंडल से फिर पौधे खाना बनाते हैं, यानी उत्पादक में गई ऊर्जा। वहीं भी वही सिस्टम चलता है कि वायुमंडल से ऊर्जा उत्पादक में गई, उत्पादक से उपभोक्ताओं में गई, उपभोक्ताओं से अपघटकों में गई, अपघटकों से ऊर्जा फिर वायुमंडल में गई और फिर आती है। ये चक्र चलता रहता है। तो पारिस्थितिक का पहला जैविक घटक समझ गए होंगे कि जैविक घटक वे घटक हैं जिनमें जीवन होता है। अब इसमें कोई ऐसा नहीं है जो निर्जीव सा सजीव है। तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक क्या है। अब बात करते हैं अजैविक घटक। वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता, लेकिन अगर दोनों नहीं मिलेंगे तो पारिस्थितिक तंत्र नहीं बनेगा। अजैविक घटक जैसे कि इसमें बहुत जल,
अब बिना पानी के कोई रह नहीं सकता। वायु, हवा, हवा के बिना भी कोई रह नहीं पाएगा। मिट्टी, मिट्टी भी अजैविक घटक में आती है। पीएच मान, ये भी अजैविक घटक में आता है। किसी वस्तु की सांद्रता, ये अजैविक घटक में आती है। आर्द्रता, ये भी अजैविक घटक में आ जाते हैं। तो बहुत सारे घटक होते हैं जो कि अजैविक घटक में आते हैं। तो ये सब वे घटक हैं जिनकी सबको जरूरत पड़ती है। और भी जैसे कि अब सूर्य का प्रकाश, ये भी एक प्रकार का अजैविक घटक है, जैविक नहीं, क्योंकि सूर्य जीवित थोड़े हैं। सूर्य का प्रकाश यानी प्रकाश आ गया। ऊष्मा, अजैविक घटक। ये सब जो भी घटक मतलब अब और भी होते हैं, मतलब कि जिन जिन चीज की जरूरत पड़ती है, अब सबकी जरूरत सबको नहीं पड़ती है। अब किसी का जरूरत दूसरे पाई तंत्र में है, किसी के दूसरे पाई तंत्र में है, लेकिन जरूरत पड़ती है। तो वे घटक जिनमें जीवन नहीं होता है लेकिन पारितंत्र के लिए आवश्यक होते हैं, वे अजैविक घटक कहलाते हैं। और वे घटक जिनमें जीवन होता है जैविक घटक कहलाते हैं। तो जैविक घटक तीन है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक जो भोजन स्वयं उत्पन्न करें, उपभोक्ता जो उत्पादकों का भक्षण करें, जैव घटक जो उत्पादक उपभोक्ता सबका भक्षण करें, वो होते हैं जैव घटक। एक बात और, जो जीवाणु है, जो जैव घटक, इन्हीं को अपमार्जक भी कहते हैं। कभी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पारितंत्र में अपमार्जकों का महत्व बताइए। अपमार्जक को इंग्लिश में बोलते हैं डिटर्जेंट। जैसे कि एक साबुन होता है, एक अपमार्जक होता है। तो जो वॉशिंग पाउडर है वो अपमार्जक में आता है। तो अपमार्जक क्या होते हैं? जो कि धुलाई का काम करते हैं। जैसे कपड़ा धोने में काम आता है अपमार्जक, तो वैसे जो जीवाणु है ये धुलाई का काम करते हैं। क्योंकि जमीन में जीवों को गाड़ दिया गया, तो जमीन में उन्होंने क्या किया, सड़ा के इनको खत्म कर दिया, यानी कि वहां की सफाई कर रहे हैं। तो सड़ा के खत्म कर देते हैं, फिर ऊर्जा को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये एक प्रकार से अपमार्जक का भी काम करते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। तो इस अध्याय में हमने क्या पढ़ लिया कि हमारा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के अंतर्गत वातावरण आता है। वातावरण में कौन कौन सी गैसें हैं, उनका कितना प्रतिशत होता है। फिर पारिस्थितिकी विज्ञान की एक शाखा, उसके बारे में पढ़ी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम आता है, उसको हमने पढ़ा। फिर पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, फिर पारिस्थितिक तंत्र के घटक, यानी किन घटकों से मिलकर पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ। तो इस वीडियो में हमने ये बातें कर ली, जिनमें से जैसे मान ली कभी क्वेश्चन अलग से पूछ लेते हैं। अब अलग से पूछ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के आधार पे या पारितंत्र के आधार पे या फिर वातावरण के आधार पर जीवों के प्रकार बताइए। तो जीवों के प्रकार तीन तरह के हैं: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, ये होते हैं प्रकार। तो ये वीडियो तो यहीं पर समाप्त करते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम इस अध्याय के बाकी टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे।